गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हमने दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। फिर हमने एमीटर वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस देखा था एंड इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, राइट। आज के हम इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लॉ, हर चीज़ में यू कैन से अ बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ओके, ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है। ओम्स लॉ में हम कवर कर लेंगे इसका करंट डिपेंडेंसी, करंट किस पे डिपेंड करता है। देन रेजिस्टेंस आज आपको पढ़ने मिलेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस किस कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक वेरिएबल रजिस्टर, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि एक वेरिएबल रजिस्टर करके भी रहता है, तो वेरिएबल रजिस्टर आपको इस लेक्चर में पढ़ने मिलेगा। वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो रियोस्टेट, ये लो रियोस्टेट, ठीक है। ये स्पेलिंग हमेशा याद रखना, वेरिएबल रजिस्टर मतलब ही रियोस्टेट होता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग time, let's move for the lecture or let's start our lecture. See, Ohm's law, देखो बहुत पहले, मतलब कब, in 1827, मतलब आपके पिछले के पिछले जन्म में, ठीक है। जब आपका पिछले का पिछला जन्म आप कहाँ पे पैदा हुए थे, जर्मन में, ठीक है। आप पिछले के पिछले जन्म में जर्मन में पैदा हुए थे, तो जर्मन में एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जॉर्ज सिमोन ओम, ठीक है। ये था आपका दोस्त। क्या बताया मैंने अभी तक, इन 1827, मतलब आपके पिछले के पिछले जन्म में आप जर्मन में पैदा हुए थे और जर्मन में ये जो साइंटिस्ट था ये आपका दोस्त था, ठीक है। ये आपका दोस्त था, तो ये और आप दोनों साथ में थे। तो जब आप सो रहे थे तब इसने एक रिलेशन पता किया। किसके बीच में रिलेशन पता किया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज V और करंट के बीच में, दैट इज I। तो अब अपने पिछले के पिछले जन्म में ये रिलेशन जब उसने पता किया आपके दोस्त ने, जो एक साइंटिस्ट था, कहाँ का, जर्मन का, ठीक है। तब आप सो रहे थे, तो अभी हम नींद से जागे हैं, तो अभी हम ये रिलेशन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम इसको इन वर्ड्स लिख सकते हैं। इन 1827 a German scientist, let me correct the spelling, German साइंटिस्ट, क्या था उसका नाम, जॉर्ज सिमोन ओम, found out the relationship between the current flowing in the conductor, the current that is I flowing in the conductor and, और क्या था किसके बीच, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ओके, अक्रॉस द कंडक्टर। तो उसका स्टेटमेंट क्या था, ही स्टेटेड दैट, देखो जब भी स्टेटमेंट की बात आती है ना, आपको स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखना होता है, आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये उसकी कही हुई बातें थी। तो उसकी कही हुई बातें आप अपनी बातों के हिसाब से नहीं बता सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में नहीं बता सकते हो। अगर कोई चीज़ किसी ने कही है तो वो उसी की लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। सो ही स्टेटेड दैट
द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a metallic wire is directly proportional। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रोपोर्शनल है वो? is directly proportional to the potential difference through that conductor। ओके, थ्रू दैट कंडक्टर। वो बस यहीं पे रुका क्या? नहीं, उसने आगे क्या बोला? थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू दैट कंडक्टर प्रोवाइडिंग और कंसिडरिंग द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या बोला कि अगर आप कोई मेटालिक वायर ले रहे हो, लंबी मेटालिक वायर अगर आप ले रहे हो, तो उस मेटालिक वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप वोल्टेज भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, एक मेटालिक वायर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर मतलब ही हमने क्या लिया है? मेटालिक वायर। मेटालिक वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अ पोटेंशियल डिफरेंस। पर हर कहानी में ट्विस्ट होता है ना, हर मूवी में एक ट्विस्ट आता है, हर सेंटेंस में एक बट होता है। वैसे हमारे भी सेंटेंस में पर है, एक पर लगा हुआ है कि इसमें क्या है कि अगर टेम्परेचर सेम है तो ही ये जो उसकी स्टेटमेंट है वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एक वर्ड ध्यान में रखना है, और दूसरा टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये जो आपका पर है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली उसका क्या कहना था कि जो करंट होता है किससे डिनोट करते हैं हम? आई से डिनोट करते हैं करंट को। ये आई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही वोल्टेज। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम और क्या बोलते हैं? वोल्टेज। और वोल्टेज किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या यही तक उसने स्टेटमेंट दिया था? नहीं, उसने और आगे क्या कंडीशन दी थी कि एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट या सेम बोल लो। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से अगर टेम्परेचर सेम है तो I जो है अपना दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझना है। ये किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अगर कोई बोले कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तब क्या आएगा? देखो, अगर किसी ने बोला डायरेक्टली तो उसका साइन क्या है? ऐसा। और किसी ने बोला इनडायरेक्टली तो तब क्या आएगा? 1/, ये वाला साइन। अब डायरेक्टली का मीनिंग क्या है कि एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़, अच्छा चीज़ पता नहीं, चीज़ ये वाला चीज़ हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? दूसरी बढ़ेगी या घटेगी? है तो दूसरी भी, दूसरी का स्पेलिंग क्या आएगा? व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज अपनी। दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, और इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या होता है? एक चीज अगर बढ़ रही है
एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी कम होगी। ठीक है, डायरेक्टली में क्या हो रहा था, डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली, और ये क्या है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या हो रहा था, ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ये हुआ डायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्टली मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, कम। ठीक है, ये हुआ इनडायरेक्टली। तो अब एक और चीज़ इसमें याद रखो कि अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना रहता है तो ये साइन हमेशा किसके साथ हटेगा, एक इक्वल्स टू का साइन और इसके सामने एक कांस्टेंट। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब उसके स्टेटमेंट के हिसाब से उसने क्या बोला कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। मतलब अगर मेरा आई बढ़ेगा तो वी भी क्या होगा, बढ़ेगा, अभी तो हमने देखा। और अगर सेकंड केस, ये हुई फर्स्ट केस, सेकंड केस, अगर मेरा आई घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा वी भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही चीज़ है ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बात तो एक ही हुई। आपने अपने दोस्त से बात की या दोस्त ने आपसे बात की, पनिशमेंट तो दोनों को मिलेगी ना। तो इसीलिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बात एक ही रहेगी। इसमें भी देखो, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। ठीक है, V तो क्या बोला मैंने, इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, कांस्टेंट बचा क्या, ये I, तो ये I लिख दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय I। तो यहाँ पे ये V इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, R से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I। तो ये हुआ हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट देखा था, ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। अगर आपको ओम्स लॉ लिखने आए कि स्टेट दी ओम्स लॉ, तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ये रहेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा कि V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय I, वेयर R क्या है, R इज कांस्टेंट, और उसका नाम क्या दे दिया हमने, नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, नोन एज रेजिस्टेंस। ये R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे इन जनरल हम किसी लड़के को बोल देते हैं कि दिस इज अ बॉय, उसको बॉय, बट उसका कोई पर्टिकुलर नाम भी रखते हैं ना, जैसे सिद्धार्थ हो गया, आदित्य हो गया, समर हो गया, ये सब क्या है, पर्टिकुलर नाम हो गए। तो ये क्या है, कांस्टेंट इन जनरल कहा जाता है, पर हर कांस्टेंट का एक उसका पर्टिकुलर नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम क्या नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस, जो किससे डिनोट किया जाता है, R लेटर से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के बेसिस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, मैंने अभी क्या पढ़ा कि अगर मेरा V बढ़ेगा तो मेरा I भी बढ़ेगा। बट देखो, अगर मैं बोल रही हूँ V की वैल्यू 2 से 4 हो रही है, पहले केस में 2 थी, दूसरे केस में 4 हो रही है, तो क्या I की वैल्यू भी 2 से, अगर I की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, तो क्या I की वैल्यू भी 4 होगी क्या सेकेंड केस में? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ना कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे I अकेला है क्या? नहीं, I के साथ हमने अभी फॉर्मूला देखा, V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय I। तो अगर I अकेला होता तो V की वैल्यू अगर 2 है तो दैट मीन्स I की वैल्यू भी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी ना। अगर ये R नहीं होता, लेट सपोज R नहीं होता, तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I होता। मतलब अगर V 2 है तो I भी क्या होगा, 2 हो गया। V अगर 4 है तो I भी क्या हो गया, 4 हो गया। पर ऐसी चीज़ें हैं क्या? नहीं, हमारे साथ बीच में कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, R।
तो इसीलिए अगर V4 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि IB 4 हो जाएगा। हाँ, IB बढ़ेगा, 2 से कहीं ना कहीं वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, इंक्रीज ही वैल्यू मिलेगी आपको सेकेंड केस में, पर वो डिपेंड करेगी कि R की क्या वैल्यू है। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे कि करंट की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती हैं। अभी के लिए समझ में आ गया कि V की वैल्यू अगर 2 है तो ज़रूरी नहीं कि I की वैल्यू भी 2 से ही बढ़े। यहाँ पे देखो V की वैल्यू 2 से बढ़ रही है, +2 हो रहा है ना, 2 से 4 जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है। दैट डजंट मीन कि I की वैल्यू भी +2 से ही इंक्रीज हो। इसका इंक्रीजिंग फैक्टर कुछ और भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू भी मैटर करती है। ठीक है, तो इस पर से हम अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस पे V है, x एक्सिस पे क्या है हमारा I, दैट इज करंट, और y एक्सिस पे क्या है वोल्टेज। तो ये तो हुआ हमारा 0। लेट सपोज करंट यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, 0.1 से बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी 0.1 से रहेगा? नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया कि V और I दोनों एक साथ बढ़ते तो है, पर ज़रूरी नहीं दोनों की वैल्यू सेम हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्केल क्या ले लेंगे, यहाँ पे लेट सपोज 0.4, यहाँ पे 0.8 और 0.4 का डिफरेंस रख रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6। देखा, इससे फिर से क्लियर हुआ कि वोल्टेज अगर 0.4 से 0.8 पे बढ़ रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ बढ़ेगा, 0.1 से 0.2। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, पर दोनों का इंक्रीजिंग फैक्टर अलग अलग है। वोल्टेज का इंक्रीजिंग फैक्टर क्या है, देखो 0.8 माइनस 0.4 करोगे तो वोल्टेज का इंक्रीजिंग फैक्टर क्या आएगा 0.4, और वही अगर आप 0.2 माइनस 0.1 करोगे तो करंट का इंक्रीजिंग फैक्टर क्या है 0.1, बट दोनों इंक्रीज तो हो ही रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अब समझ में आ गया, क्लियर है। तो मैंने अभी देखा कि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। तो देखो यहाँ से 0 पे थे दोनों, अब वोल्टेज बढ़ा 0.4 पे आया तो करंट भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब फिर से वोल्टेज बढ़ा 0.8 हो गया तो करंट भी बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 0. यहाँ पे ये 0.8 और 0.2। अब फिर से वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ के 1.2 हो गया, तो यहाँ पे करंट भी बढ़ के क्या हो गया 0.3। अब वोल्टेज फिर से बढ़ा 1.6 हो गया, तो करंट भी क्या बढ़ा 0.4। तो कुछ इस तरीके से बढ़ा। तो अगर मैं इन डॉट्स को ज्वाइन कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो ये कहलाता है VI ग्राफ। ठीक है, VI ग्राफ जो ये दिखाता है कि ओम्स लॉ का मीनिंग ये होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, समझा? ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बाद करंट की। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि करंट किसके, देखो जो मैंने अभी ग्राफ देखा, ये यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो इस पर से मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि करंट flowing in the conductor, flowing in the conductor is directly proportional to potential difference, but indirectly proportional to what, रेजिस्टेंस। देखो अभी हमने ओम्स का फॉर्मूला क्या देखा, V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय I।
तो अगर मैं इसे I के टर्म्स में लिखूँ तो I का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो देखो न्यूमरेटर में V है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, यह भी हमने जस्ट देखा। बट R डिनोमिनेटर में है, इसका क्या मतलब है कि अगर I बढ़ेगा तो R क्या होगा, कम होगा। अगर R बढ़ रहा है तो I क्या होगा, कम होगा। इसका ये मतलब है कि अगर करंट डबल हो रहा है, ठीक है, करंट डबल हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा, वोल्टेज मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डबल होगा, राइट। अगर करंट हाफ हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा, हाफ ही होगा। ये हो गया करंट और वोल्टेज का। अब देखते हैं करंट और रेजिस्टर। अगर करंट डबल हुआ, ठीक है, तो रेजिस्टर क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। वही अगर करंट जो है वो आपका हाफ हो गया तो रेजिस्टर क्या होगा, डबल। समझा। तो ये जो हमने ग्राफ देखा इस पर से हम ये चीज़ हमने क्लियरली बोल दी है। अभी हमने ये भी देखा कि जो रेजिस्टर है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, दैट मीन्स अगर करंट बढ़ेगा, देखो हमेशा जो भी न्यूमरेटर में रहता है उसके वजह से इक्वल्स टू के इधर वाली साइड हमेशा बढ़ती है। डिक्रीज किसके वजह से होती है, डिनोमिनेटर वाले की वजह से। डिनोमिनेटर में जो चीज़ है अगर वो इंक्रीज हो रही है मतलब समझ लो कि इक्वल्स टू के जो दूसरे साइड है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, ज़रूरी नहीं ओम्स लॉ में, ये आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब कोई भी कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन कौन सी दो चीज़ों पे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब अमाउंट ऑफ करंट, एक कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये किस पर डिपेंड करेगा, एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा हमारा रेजिस्टर, ठीक है। इसी पर डिपेंड करेगा ना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टर पे, राइट। सो अब रेजिस्टर क्या होता है वो डिटेल में देख लेते हैं। रेजिस्टर या आप उसे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आएंगी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर due to which it opposes the flow of current through it या through conductor, ठीक है, is known as resistor, is known as resistance। अब देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, हम कभी रेजिस्टर बोल रहे कभी रेजिस्टेंस, तो जो अपोजिट, देखो डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी आप कंडक्टर ले रहे हो, जैसे मेटालिक वायर ले रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंडक्ट कर रहा है, तो वो कंडक्टर की मतलब वो जिस भी मटेरियल से बना है उस मटेरियल की खुद की भी प्रॉपर्टी रहती है अपोज करने की, ठीक है। किसे अपोज करने की, करंट को, मतलब समझ लो करंट और रेजिस्टर एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कंडक्टर करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। समझा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई जो अपोज कर रहा है करंट को खुद में से पास होने के लिए। तो उस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना रहे तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट, राइट।
हमारा ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर आर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, V बाय आई, राइट, यही होगा ना। तो अब देखो, अगर रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज लिख लो ओम, ठीक है, डिनोटेड बाय ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा। ये ऐसा, ये घोड़े की नाल की तरह दिख रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम है, ठीक है, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे 1 ओमेगा चाहिए है, या सॉरी 1 ओम, ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए है, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, और करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। अगर मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट है और मेरा करंट 1 एम्पियर है, तभी तो मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट। सो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है 1 ओम के लिए, 1 ओम की डेफिनेशन लिखनी है, तो क्या रहेगा, द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance of a conductor, resistance of a conductor having 1 ampere current flowing through it, when potential difference across the conductor is 1 वोल्ट, राइट। तभी होगा हमारा 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, राइट। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। नहीं समझ में आया है अगर, तो देखो एक और हम देख सकते हैं। लेट सपोज ये हमारा वायर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा वायर है। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन है हमारा, ये हमारा है करंट, ठीक है। ये कौन है जो इसकी हेल्प कर रहा है, ये कौन है, हमारा वोल्टेज। वोल्टेज मतलब ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अंदर जाने से, वायर में जाने से कौन रोक रहा है, कौन रोकेगा इसे, ये गुस्से में है, इसको नहीं जाने देना है, ठीक है। तो इसको कौन रोक रहा है, रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर ये करंट को वायर में से पास होने के से रोक रहा है। तो वोल्टेज एक्चुअली क्या है, इसका काइंड ऑफ दोस्त है ना, और ये इसका क्या है, दुश्मन, क्योंकि करंट की इच्छा है कि वो वायर में से पास हो, ठीक है। तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, वोल्टेज, और उसे रोक कौन रहा है, रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा ओम्स लॉ, यही वो साइंटिस्ट ने पता किया था, ठीक है। तब आप सो रहे थे। आई होप अभी आप जग गए हो नींद से, अभी आपको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर ओम्स लॉ क्लियर है तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस कौन सी बातों पर डिपेंड करेगा, लॉन्ग, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड टेम्परेचर। अब ये क्या लिखा है मैंने, देखो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा कि वायर लॉन्ग है या शॉर्ट है। कैसे, देखो अगर बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, तो बहुत सारे रेजिस्टर्स रहेंगे यहाँ पे, गुस्से वाले, है ना,
क्योंकि अगर वायर बड़ा है मतलब वायर का जो मटेरियल है वो भी तो ज़्यादा है ना, क्योंकि वायर जिससे बना है वो मटेरियल वो भी तो ज़्यादा रहेगा। और ये प्रॉपर्टी, रोकने वाली प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की है ना। तो अगर बड़ा वायर, अगर आप लंबा वायर लोगे मतलब ज़्यादा मटेरियल है, और ज़्यादा मटेरियल है मतलब उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो ये सब कौन हो गए हमारे? रजिस्टर्स, ठीक है। और ये कौन है? करंट, हमारा छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, करंट। इसको कहाँ जाना है? ये इस एंड में जाना है, पर इसको कौन रोकेगा? ये हमारा है करंट। तो इसको कौन रोकेगा? ये हमारे रजिस्टर्स, राइट। तो अगर देखो, अगर ये वायर ये लॉन्ग है तो मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लॉन्ग है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज़्यादा, राइट। अगर मैं इस वायर को छोटा कर दूं, इस वायर को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गए? कम हो गए। रेजिस्टेंस कम हो गया ना। अब इसे क्या है? एक को ही पार करना है, एक ही रेजिस्टर को पार करना है। तो कंपेयर टू पहले 3-4 लोग थे रोकने के लिए, अभी एक ही है। तो ये करंट के लिए थोड़ा सा आसानी हो गई। तो अगर शॉर्ट है आपका वायर तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थिकनेस की। थिकनेस डिस्कस करेंगे, उसके पहले टेम्परेचर तो हमने डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि ओम्स ने खुद ने ही बोल दिया था कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ मतलब रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। और नेचर ऑफ द मटेरियल, ये क्यों? क्योंकि मटेरियल की ही तो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। तो डिपेंड करता है कि किसका नेचर कितना। देखो कोई कोई पर्सन कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रहता है, कुछ लोग थोड़े अच्छे भी रहते हैं, है ना। तो ये उनकी खुद की क्वालिटी होती है कि कौन ज़्यादा बुरा है या कौन ज़्यादा गुस्से वाला है या कौन शांत बिहेवियर वाला है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। वैसे ही मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है करंट को रोकने की, किसकी प्रॉपर्टी कम है करंट को रोकने की। और ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जो रोकने की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी। जैसे नेचर जो होता है इंसान का नेचर, वो भी तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, वैसे ये प्रॉपर्टी जो मटेरियल की है वो भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है? नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आते हैं थिकनेस पे। तो थिकनेस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो अगर आपका वायर मोटा है, ठीक है, थिक है, तो ये आपके रेजिस्टर्स गुस्से वाले जो रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और बना देते हैं। और ये हमारा छोटा सा करंट प्यारा सा हंसते हुए जिसको जाना है दूसरे साइड, ये क्या बोलेगा यहाँ पे? आई कैन गो फ्रॉम अप साइड, है ना। इसको तो रास्ता मिल गया ना, ये ऐसे चला जाएगा क्योंकि क्या है? अच्छा ये मैं जस्ट आपको इमेजिन कराने के लिए, आपको चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, या आपको यहीं पे लर्न हो जाए इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। आपको ये सारे ड्राइंग एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट है ये ऊपर से चला जाएगा। तो अगर आपकी वायर थिक रही तो रेजिस्टर क्या रहेगा? कम रहेगा। अब इसी के अपोजिट अगर वायर थिन रही तो करंट कैसे जाएगा? उसको तो पार करके ही जाना पड़ेगा ना रेजिस्टर्स को। तो अगर वायर आपकी थिन है तो रेजिस्टर क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लॉन्गनेस, ठीक है, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन सारी बातों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आता है रियोस्टेट पे। हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी पढ़ा है, या दूसरा हमने उसी का दूसरा नाम हमने क्या सीखा है? रियोस्टेट, ठीक है। तो रियोस्टेट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है, या ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो अगर मैं बोलूँ कि मुझे बल्ब है, ठीक है, अभी लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट ऑन है,
तो मुझे लाइट की इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा लग रही है, मुझे चुभ रही है आँखों में वो लाइट, मैं चाहती हूँ कि लाइट की वो इंटेंसिटी कम करूँ, तो क्या मेरे हाथ में है वो? नहीं, मेरे पास सिर्फ एक बटन है स्विच, जिसको अगर मैं ऑन करूँगी तो वो लाइट ऑन हो जाएगा, जिसको मैं ऑफ करूँगी तो वो लाइट ऑफ हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि कम वैट वाला बल्ब यूज़ कर लो मैम, तो कोई अगर पर्टिकुलर बल्ब की बात करें, मुझे उसी पर्टिकुलर बल्ब में कोई एक वैट का बल्ब है, मुझे उसी वैट में उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जो एक ही हमें स्विच प्रोवाइड किया जाता है उसमें हमें बस ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिलता है। पर वही आप देखो तो फैन में आपको अगर फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है वो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेटर दिया रहता है, राइट। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया ना कि फ़ैन में मुझे ऑप्शन मिल रहा है, मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है तो मैं फ़ैन को कम स्पीड पे रखूँगी, मुझे गर्मी हो रही है तो मैं फ़ैन की स्पीड बढ़ा दूँगी। तो जैसे मुझे फ़ैन का जो इंटेंसिटी है, फ़ैन की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल रहा है, वैसे मुझे लाइट में तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसी ड्रॉबैक पे या इसी पे काम कौन करता है? रियोस्टेट। तो इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि हम लाइट की इंटेंसिटी भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा रहता है? रियोस्टेट। जो हमारा नॉर्मल बल्ब है जो सिर्फ ऑन या ऑफ कंडीशन में चलता है, वहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा रहता है? जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, एक नॉर्मल रेजिस्टर, ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टर। और वही डिमिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, डिमिंग ऑफ बल्ब या डिमिंग ऑफ लाइट, मतलब इसकी इंटेंसिटी हमारे हाथ में रहती है। वहाँ पे कौन लगा रहता है? रियोस्टेट। क्यों? क्योंकि ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस एडजस्ट करना हमारे हाथ में रहता है, ये एडजस्टेबल रेजिस्टर रहता है। अब कैसे? अब देखो, अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा? कम होगा। अगर करंट कम हुआ मतलब आपका बल्ब क्या रहेगा? डिम रहेगा, है ना। अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस कम कर दिया तो मेरा करंट क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब मेरा लाइट क्या रहेगा? ब्राइट रहेगा, राइट। तो ये रियोस्टेट चीज़ों को कंट्रोल करने के काम में आता है। कैसे? क्योंकि इस रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो एडजस्ट करना मेरे हाथ में रहता है। बट वही अगर नॉर्मल रेजिस्टर की बात करें तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता, ये जैसे कंपनी से बन के आता है वैसे ही मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। उसी के साथ साथ आजकल डिवाइसेस, मतलब एक रेजिस्टर रहता है कुछ इस तरीके से, आप लोग 11th में पढ़ोगे तो ये रेजिस्टर रहता है, ठीक है, ये भी करंट को अपोज करने का काम करता है। तो मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी और साथ में ये डिवाइस। अब इसमें भी एक रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक नॉर्मल रेजिस्टेंस, तो एक्चुअली वो काफ़ी डीप हो जाएगा, वो 11th-12th का पार्ट है, इसीलिए आप अभी बस इतना ध्यान में रखो कि ये नॉर्मल रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर को हम रियोस्टेट कहते हैं। और आपके लिए रेजिस्टर की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें कन्फ्यूजन ये ज़्यादा ध्यान में रखोगे ये डिवाइस, तो फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, जो काफ़ी एडवांस लेवल हो जाता है। सो 10th के हिसाब से आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वही मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी करोगे तो भी आप 100% ला सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गया सर कंसेप्ट पार्ट। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल, आज का एक न्यूमेरिकल, और यही न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते हमारा लेक्चर भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लेते हैं एनसीईआरटी से। न्यूमेरिकल क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt, ठीक है। कैलकुलेट resistance between these points और these points, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है।
तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब कोई भी दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में ही रहेगा ना। यस, एम आई करेक्ट? यस, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में ही रहेगा। अब कैसे, ये समझने के लिए आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना होगा, ठीक है। जो देख के आए हैं उनको ये क्लिक हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में ही क्यों रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, मतलब मुझे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही मुझे वोल्टेज दिया है, और वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। वो कितना दिया है, 0.1 वोल्ट, ये वोल्ट स्मॉल v से डिनोट करेंगे, ये वोल्ट है, ठीक है। और एक चीज मुझे दी है कैरिंग 2 एम्पियर। अब एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का होता है। तो करंट दिया है मुझे, और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, I से। वो कितना दिया है मुझे, 2 एम्पियर। और मुझे पता क्या करना है, टू फाइंड, क्या पता करना है मुझे, रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। रेजिस्टेंस हमेशा किस में होता है, ओम्स में, ठीक है। तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो आई होप आपका आंसर निकल गया। तो देखते हैं क्या आंसर, आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। तो मुझे अगर यहाँ पे V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, और मुझे R की वैल्यू पता करनी है, तो मुझे तो ओम्स लॉ पता है। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें, ओम्स लॉ। वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। पर मुझे पता क्या करना है, आर। तो मैं अगर आर के टर्म्स में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, V बाय आई हो जाएगा। तो मेरी V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितनी दी है मुझे, V की वैल्यू 0.1, और मेरी करंट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो V की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, और करंट की वैल्यू क्या है, 2। अब देखो 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकती हूँ, है ना। और ये क्या है मेरा 1/2, राइट। ये देखो यहाँ पे देख लो, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है ना ये। तो मैं इसी को 0.1 को 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 भी लिख सकती हूँ। तो मेरी रजिस्टर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 1/20, राइट। अगर 1/20 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप पॉइंट्स में निकालोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.05। हो गया आंसर कंप्लीट? नो, हाफ मार्क्स कट हो गया। अगर किसी ने समझ लिया कि यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया तो आपका हाफ मार्क्स कट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है। रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओम्स, ठीक है। अब फुल मार्क्स मिलेंगे। साथ में आप लिख सकते हो, दस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर और द बिटवीन टू पॉइंट्स, दस रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इज 0.05 ओम, ठीक है। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, यही मैं उम्मीद रखती हूँ। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारा लास्ट टैग, डू योर बेस्ट एंड व्हाट, फॉरगेट दी रेस्ट, ठीक है। अपनी पढ़ाई वाली बातें नहीं भूलनी है, बाकी जो आजू बाजू वाली बातें हैं ना वो भूलनी है, ठीक है। एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, ओके। थैंक यू।